हेलो दोस्तों, मैं हूं अमान। आज की वीडियो में कर्नाटक इलेक्शन की बात करेंगे। वैसे तो इंडिया में इलेक्शन अक्सर होते रहते हैं, लेकिन फिलहाल कर्नाटक का इलेक्शन कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों के लिए इस समय अगर कुछ सबसे अहम है तो वह है कर्नाटक का इलेक्शन। अगर कांग्रेस इलेक्शन जीतती है तो उसके लिए यह न केवल संजीवनी होगी, क्योंकि हाल ही में उसे नॉर्थ ईस्ट और गुजरात में बीजेपी के हाथों करारी हार झेलने को मिली है, बल्कि एक मैसेज भी होगा जो वह नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और केजरीवाल जैसे अपोजिशन लीडर्स को दे सकेगी। दरअसल इस समय 24 के जनरल इलेक्शन के लिए बीजेपी के अगेंस्ट अपोजिशन पार्टीज के बीच कोलिशन की बातें चल रही हैं, और इस गठबंधन में कांग्रेस की वैल्यू बहुत कम करके आंकी जा रही है। इसे हाल ही में तेजस्वी यादव, जो कि बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उनके एक स्टेटमेंट से समझ सकते हैं। उन्होंने कांग्रेस को सजेस्ट किया, जो कि एक नेशनल पार्टी है, कि उसे सिर्फ उन 200 सीट्स पर फोकस करना चाहिए जहां वो सेफ्रॉन पार्टी को डायरेक्टली फाइट देने की स्थिति में है। बाकी सीट्स रीजनल पार्टीज के लिए छोड़ देनी चाहिए। अगर कांग्रेस कर्नाटका जीतती है, जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो वो अपोजिशन लीडर्स को एक मैसेज दे सकेगी कि गठबंधन चाहे जो भी करे, लेकिन उसके सेंटर में कांग्रेस ही होगी। अगर अब बात बीजेपी की करें तो बीजेपी के लिए अक्सर कहा जाता है कि ये नॉर्थ इंडियन एंड सेंट्रल इंडियन पार्टी है। साउथ इंडिया में इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। कर्नाटका इकलौता सदर्न स्टेट है जहां बीजेपी रूल कर रही है, वो भी एक रीजनल लीडर BS येदुरप्पा के सहारे, जिन्हें लिंगायत कम्युनिटी का सपोर्ट है। इनकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। अगर बीजेपी कर्नाटका जीत लेती है तो दक्षिण भारत के दरवाजे उसके लिए खुल चुके होंगे। 29 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल अनाउंस किया, जिसके अकॉर्डिंग 10 मई को स्टेट की 224 सीट्स के लिए इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे और 13 मई को रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे। कर्नाटका आज से नहीं, 2018 से ही क्यूरियोसिटी का विषय बना हुआ है। मई 2018 में विधानसभा की 224 सीट्स के लिए इलेक्शन कंडक्ट कराए गए। कोई पार्टी मेजोरिटी क्रॉस नहीं कर पाई, जो कि 112 था। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, जिसके 104 मेंबर थे। कांग्रेस 78 सीट जीत पाई थी, जबकि जेडीएस, जो कि कर्नाटक की एक रीजनल पार्टी है, वो 37 सीट्स पर सिमट गई थी। जेडीएस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर देवगौड़ा की पार्टी है। आजकल उनके बेटे कुमारस्वामी पार्टी को लीड करते हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों को सरकार बनाने के लिए जेडीएस की जरूरत थी। अब जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में थी। बीजेपी कुछ सोचती इससे पहले ही कांग्रेस ने जेडीएस को सीएम की चेयर ऑफर कर दी। कांग्रेस और जेडीएस में अलायंस हुआ, जिससे इनकी सीट्स 115 हो गई, जो कि एक क्लियर मेजोरिटी थी। अब देखा जाए तो कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बन जानी चाहिए थी, लेकिन फिर कर्नाटका की पॉलिटिक्स में एक हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिला। कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी ने भी क्लेम कर दिया कि उसे सरकार बनानी है, बावजूद इसके कि उनके पास मेजोरिटी नहीं थी। अब कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियर नहीं है कि जब किसी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी ना मिले तो गवर्नर किसे इनवाइट करें सरकार बनाने के लिए, उन्हें जिन्होंने अलायंस के थ्रू मेजोरिटी जुटाई है, या उसे जो लार्जेस्ट पार्टी है। ये गवर्नर की इंडिविजुअल चॉइस पर डिपेंड करता है। और इंडिया में इन रियलिटी गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट का पपेट होता है। उस समय वीजू भाई वाला कर्नाटका के गवर्नर थे, जो बीजेपी पार्टी से भी बिलोंग करते थे। उन्होंने 16 मई को बीजेपी के BS येदुरप्पा को इनवाइट किया कि आप आइए और एज अ CM ओथ लीजिए। कांग्रेस इस ओथ सेरेमनी पर स्टे लगाने की मांग को लेकर मिडनाइट में ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे तो नहीं लगाया, लेकिन जैसे ही BS येदुरप्पा CM बने, उन्हें फ्लोर टेस्ट कराने का ऑर्डर दे दिया। फ्लोर टेस्ट एक प्रोसेस है जिसके तहत कोई पार्टी अपनी मेजोरिटी प्रूव करती है, और इस फ्लोर टेस्ट का लाइव टेलीकास्ट किया जाना था ताकि ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की जा सके। अब बीजेपी के पास मेजोरिटी तो थी नहीं, और शाम होते होते BS येदुरप्पा कहते हैं आई विल नॉट फेस कॉन्फिडेंस वोट, और रिजाइन कर देते हैं। इसके बाद कांग्रेस और जेडीएस मिलकर सरकार बनाते हैं और कुमारस्वामी CM बनते हैं। कर्नाटका की कहानी यहीं दी एंड नहीं हुई, असली खेल तो इसके बाद देखने को मिला। आफ्टर 14 मंथ 15 MLA अपना रेजिग्नेशन लेटर सौंपकर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। इसमें से 12 कांग्रेस के MLA और 3 जेडीएस के MLA थे। इस बार फ्लोर टेस्ट कुमारस्वामी के अगेंस्ट कराया जाता है और उनकी सरकार गिर गई। उनके फेवर में सिर्फ 99 वोट पड़े, जबकि अगेंस्ट में 105। दिसंबर 2019 में बाई इलेक्शन कराए जाते हैं उन 15 सीट्स पर जो MLA के रिजाइन करने से खाली हुई थी। 15 में से 12 सीट्स बीजेपी जीत लेती है,
11 वही बागी विधायक थे जिन्होंने कुमारस्वामी की सरकार गिराई थी। अब बीएस येदियुरप्पा वापस चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, लेकिन ये भी अपनी टर्म पूरी नहीं कर पाते। 2 साल बाद बीजेपी इन्हें हटाकर बसवराज बोम्मई को सीएम बना देती है, जो कि फार्मर चीफ मिनिस्टर एसआर बोम्मई के बेटे थे। ये तो हुई कर्नाटका की 2018 की कहानी। अब बात प्रेजेंट की करते हैं, लेकिन उससे पहले कर्नाटका में पिछले 5 साल में उपजे इश्यूज एंड कंट्रोवर्सीज की करते हैं। कर्नाटक का पहला इशू तो बेलगावी बॉर्डर डिस्प्यूट ही है, जो महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच चला आ रहा दशकों पुराना डिस्प्यूट है। बेलागावी एक डिस्ट्रिक्ट है जो आज़ादी से पहले बॉम्बे स्टेट का पार्ट हुआ करती थी। आज़ादी के बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत इसे कर्नाटका का हिस्सा बना दिया गया। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग बेलागावी की पॉपुलेशन नियरली 5 लाख है, जिसमें से 37% पीपल कन्नड़ और 32% पीपल मराठी बोलते हैं। महाराष्ट्र इसी लिंग्विस्टिक आधार पर बेलागावी के 814 विलेजेस और 3 अर्बन सेटलमेंट पर क्लेम करता है, जबकि कर्नाटका का आर्ग्यूमेंट है कि बॉर्डर डिस्प्यूट आज़ादी के समय ही निपटाए जा चुके हैं। इस डिस्प्यूट से निपटने के लिए 1966 में महाजन कमेटी गठित की गई थी। कमेटी ने कहा था कि कुछ विलेजेस जैसे कालवार, हलियाल और सुपर्णा महाराष्ट्र को दे देने चाहिए, जबकि बेलागावी को कर्नाटका का ही हिस्सा होना चाहिए। 2006 में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जो अभी भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि इस इशू को म्यूचुअल नेगोशिएशन से रिजोल्व किया जाना चाहिए। अब वैसे तो ये मुद्दा शांत रहता है, लेकिन जैसे ही इलेक्शन नज़दीक आते हैं, पॉलिटिशियन लीडर इसको लेकर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं। अभी हाल ही में दोनों स्टेट के सीएम इस मुद्दे को लेकर भिड़े हुए थे। कर्नाटका में जो दूसरा मेजर इशू है वो है करप्शन का। जुलाई 2001 में स्टेट कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डी.के. पन्ना ने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखकर कर्नाटका में लार्ज स्केल पर करप्शन के एलिगेशन लगाए कि बीजेपी गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्टर्स को 40% कमीशन पे करने के लिए फोर्स किया जा रहा है। ऐसे ही अप्रैल 2022 में संतोष पाटिल, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्होंने उडुपी के एक होटल में सुसाइड कर लिया। वजह थी स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर के.एस. ईश्वरप्पा के द्वारा कमीशन के लिए हैरेसमेंट किया जाना। दबाव इतना ज्यादा बढ़ा कि ईश्वरप्पा को रिजाइन करना पड़ा। इसी तरीके से अगस्त 2022 में 2 मेजर एसोसिएशन जो कर्नाटका के 13,000 स्कूल्स को रिप्रेजेंट करती है, उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखकर बसवराज बोम्मई की सरकार पर करप्शन के एलिगेशन लगाए। अभी हाल ही में कर्नाटका के बीजेपी एमएलए मदल वीरुशप्पा करप्शन के केस में अरेस्ट किए गए हैं। इनके बेटे 40 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए और 6 करोड़ की रिकवरी इनके रेजिडेंट से की गई है। तभी से कांग्रेस करप्शन को एक चुनावी मुद्दा बनाने में जुटी हुई है और दोनों पार्टी के सीनियर लीडर्स एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन हाल ही में किए गए सर्वे में सामने आया है कि कर्नाटका इलेक्शन में करप्शन बिगेस्ट इशू नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू बना हुआ है। वैसे तो कर्नाटका एक पीसफुल स्टेट है, लेकिन पिछले कुछ समय से वहाँ कम्युनल डिस्प्यूट्स भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही एक कंट्रोवर्सी लास्ट ईयर हिजाब को लेकर देखने को मिली थी, जब जनवरी 2022 में उडुपी कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स ने क्लेम किया कि उन्हें हिजाब पहनकर क्लासरूम में एंट्री नहीं मिल रही है, जबकि कॉलेज प्रिंसिपल का कहना था कि हिजाब पहनकर स्टूडेंट कैंपस में तो आते थे, लेकिन क्लासरूम में एंट्री से पहले हिजाब हटा देते थे। अब उनके पास ऐसा कोई कानून नहीं है कि वे हिजाब पहनकर क्लासरूम में एंट्री दे सकें। कर्नाटक गवर्नमेंट ने भी स्कूल का पक्ष लिया। स्टूडेंट्स की ओर से हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई, लेकिन हाई कोर्ट ने हिजाब को इस्लाम के अंतर्गत एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं माना, यानी उन्हें हिजाब के साथ क्लासरूम में बैठने की अनुमति नहीं दी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 2 जजेस की पैनल ने अपना डिसीजन दिया। दोनों की राय अलग अलग थी। एक की हिजाब के फेवर में थी, जबकि दूसरे की अगेंस्ट में। फिलहाल इस मैटर को बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसका डिसीजन आना अभी बाकी है। ये तो थी पिछले 5 साल की घटनाएं, जिन्होंने 10 मई को होने वाले इलेक्शन को दिलचस्प बना दिया है। अब कर्नाटका इलेक्शन के गुणागणित को समझ लेते हैं। कर्नाटका में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स देखने को मिलती है, जहां मोस्ट प्रोमिनेंट ग्रुप लिंगायत एंड वोक्कालिंगा हैं। लिंगायत एक कम्युनिटी है जो हिंदुइज्म से सिमिलरिटी रखती है और इनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कर्नाटका में ही देखने को मिलती है। कर्नाटका की कुल पॉपुलेशन में इनकी भागीदारी 17% की है और ये विधानसभा की 100 सीटों पर असर रखती है। कर्नाटका में लिंगायत कितना इम्पोर्टेंट है, इसे इस बात से ही समझ सकते हैं कि पिछले 23 चीफ मिनिस्टर में से 10 लिंगायत कम्युनिटी सहित हैं।
लिंगायत का डोमिनेंस नॉर्दर्न कर्नाटका में है और ये बीजेपी के सपोर्टर माने जाते हैं। बीजेपी के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर BS येदुरप्पा और प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर बसवराज बोम्मई दोनों इसी कम्युनिटी से आते हैं। BS येदुरप्पा लिंगायत कम्युनिटी के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। इनके अलावा जगदीश शेट्टियार, HD थमैया, KS किरण कुमार और लक्ष्मण सावदी भी लिंगायत के बड़े नेता माने जाते हैं। लिंगायत कम्युनिटी बहुत स्ट्रांगली बीजेपी को सपोर्ट करती है, लेकिन इस समय बीजेपी एक मुसीबत में फंसी हुई है क्योंकि लक्ष्मण सावदी और जगदीश शेट्टियार, जो कि फार्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, दोनों बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन बीजेपी BS येदुरप्पा और बसवराज बोम्मई पर भरोसा जता रही है कि इनके रहते लिंगायत कम्युनिटी उन्हें ही सपोर्ट करेगी। बीजेपी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, इसलिए उसने 68 कैंडिडेट लिंगायत कम्युनिटी के ही चुनाव में उतारे हैं। दूसरी जो मेन कम्युनिटी है वो है वोक्कालिंगा, जिनकी कर्नाटका पॉपुलेशन में 15% भागीदारी है। कर्नाटका की मैक्सिमम सीट्स पर क्लियर फाइट तो नेशनल पार्टीज यानी कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है, लेकिन ओल्ड मैसूर ट्रायंगुलर बैटल ग्राउंड बना हुआ है क्योंकि यहाँ डोमिनेंस वोक्कालिंगा कम्युनिटी का है, जो ट्रेडिशनली JDS को सपोर्ट करते हैं क्योंकि देवगौड़ा वोक्कालिंगा कम्युनिटी से ही आते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से ये कांग्रेस को भी सपोर्ट करने लगे हैं। ओल्ड मैसूर की विधानसभा में 55 सीट्स हैं। 2018 में JDS ने 28 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस 17 और बीजेपी 9 पे सिमट गई थी। जब बीजेपी मेजोरिटी मार्क्स क्रॉस नहीं कर पाई थी तो उसकी सबसे बड़ी वजह ओल्ड मैसूर ही था। इसलिए इस बार बीजेपी ने 43 कैंडिडेट वोक्कालिंगा कम्युनिटी से ही उतारे हैं। उधर कर्नाटका कांग्रेस के प्रेसिडेंट DK शिव कुमार भी वोक्कालिंगा कम्युनिटी से आते हैं। कांग्रेस JDS के वोट बैंक में सेंधमारी के लिए इन्हीं पर निर्भर है। JDS की कोशिश रहेगी कि वो कम से कम 40 सीट्स जीत लें ताकि फिर से किंग मेकर बनने की भूमिका निभा सकें। बीजेपी की ही तरह कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया और DK शिव कुमार के बीच CM की कुर्सी को लेकर कंपटीशन है। फिर भले ही दोनों भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ फ्रेंडली वॉक करते हुए नजर आ रहे हों, ये DK शिव कुमार सिद्धारमैया को बर्थडे विश कर रहे हों, लेकिन दोनों में कंपटीशन तो है। इसीलिए कांग्रेस ने अभी तक अपना CM कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया। अब कांग्रेस, बीजेपी और JDS की बातें तो कर ली, लेकिन AIMIM, आम आदमी पार्टी और NCP जैसी छोटी पार्टी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। 2018 में 30 सीट्स ऐसी थीं जिन पर हार जीत का अंतर लेस देन 5000 था। खुद सिद्धारमैया केवल 1700 वोटों से ही अपनी सीट बचा पाए थे। अब चुनाव बिल्कुल सर पर है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर चुके हैं, जिसमें लुभाने वाली बातें ज्यादा हैं। कांग्रेस ने 5 मेजर गारंटी दी है, जैसे फैमिली की मुखिया महिला को 2000 रुपये मंथली दिए जाएंगे, सभी महिलाओं को फ्री बस पास दिए जाएंगे, अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स को 3000 रुपये और अनएम्प्लॉयड डिप्लोमा होल्डर्स को 1500 रुपये मंथली पे किए जाएंगे। इसी तरीके से हर घर को 10 किलो चावल और 200 यूनिट फ्री पावर सप्लाई की जाएगी। साथ ही बजरंग दल और PFI जैसे ऑर्गेनाइजेशन को भी बैन करने की बात की गई है। लेकिन जब विवाद बढ़ा तो कांग्रेस ने सफाई देते हुए कहा कि उसका अभी कोई ऐसा अप्रूवल नहीं है कि वो बजरंग दल को बैन करे। अब बात बीजेपी के मैनिफेस्टो की करते हैं। बीजेपी ने प्रॉमिस किया है कि अगर वे सत्ता में लौटती है तो वे कर्नाटक में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएगी और स्टेट में NRC लागू करेगी। इसके अलावा BPL फैमिली को हर साल 3 सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे, आधा किलो दूध डेली दिया जाएगा और मंथली 5 किलो चावल और 5 किलो अनाज दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि कर्नाटका में जीत किसकी होगी। वैसे तो ये 13 मई को पता चलेगा, लेकिन मैक्सिमम ओपिनियन पोल कांग्रेस की विक्ट्री सजेस्ट कर रहे हैं। ABP सी वोटर ओपिनियन पोल ने प्रेडिक्ट किया है कि कांग्रेस 224 सीट्स में से 107 to 119 सीट्स जीत सकती है, जबकि बीजेपी 74 to 86 और JDS 23 to 35 के बीच सिमट जाएगी। इंडिया टुडे के सर्वे में भी यही कहा गया है कि बीजेपी कर्नाटका असेंबली लॉस कर सकती है। अगर इन ओपिनियन पोल की माने तो इस समय कांग्रेस के सिद्धारमैया 42% वोट के साथ मोस्ट फेवर्ड लीडर बने हुए हैं, जबकि CM बसवराज बोम्मई के पक्ष में केवल 31% लोगों ने ही वोट किया है। ऐसे ही एक एक्टिविस्ट ग्रुप और हैं, एडिना ग्रुप। इन्होंने भी अपने सर्वे के आंकड़े पेश किए हैं। इस ग्रुप के 1000 ट्रेंड सिटीजन जर्नलिस्ट ने विधानसभा की 200 सीट्स पर मोर देन 40,000 फेस टू फेस इंटरव्यू किए हैं और कहा है कि कांग्रेस एक कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ कर्नाटका जीत सकती है। कांग्रेस के खाते में 132 से 140 सीट तक जा सकती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कर्नाटका में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स देखने को मिलती है,
लेकिन एडिना ग्रुप ने अपने सर्वे में कमाल के फैक्ट्स कलेक्ट किए हैं। इन्होंने वोटर्स को ऑक्यूपेशन के आधार पर कैटेगराइज किया और पाया कि 50% एग्रीकल्चरल लेबर और डेली वेज अर्नर्स कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि 29% बीजेपी को। लेकिन अगर बात बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स की करें तो वो 43% बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और 30% कांग्रेस को। अगर आप क्लास वाइज वोट शेयर देखना चाहते हैं तो आप इन चार्ट में देख सकते हैं। भले ही ओपिनियन पोल कांग्रेस को आगे दिखा रहे हों, लेकिन बीजेपी लास्ट मोमेंट तक जीत के लिए लड़ने वाली पार्टी है। कर्नाटका उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये बात वो अच्छे से जानती है। अगर कर्नाटका बीजेपी के हाथ से निकला तो दक्षिण भारत में उसे बहुत दिक्कतें होने वाली है। बीजेपी लिंगायत और वोक्कालिंगा को साधने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। अभी हाल ही में उसने मुस्लिम कम्युनिटी को प्राप्त 4% रिजर्वेशन को लेकर लिंगायत एंड वोक्कालिंगास के बीच 2-2% डिस्ट्रीब्यूट करती है। सरकार के इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट भी गलत मान रही है, लेकिन फिलहाल 9 मई तक के लिए इस केस को पोस्टपोन कर दिया गया है। बीजेपी कर्नाटका इलेक्शन को लेकर कितनी कंसर्न है इसे मैं एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। आपको याद है ना कि मैंने करप्शन की बात करते हुए बीजेपी लीडर ईश्वरप्पा का जिक्र किया था, जिन्होंने संतोष पाटिल के सुसाइड के बाद रिजाइन कर दिया था। बीजेपी ने इस बार उनके बेटे को टिकट नहीं दिया। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने खुद उन्हें पर्सनली फोन करके उनका शुक्रिया अदा करा कि वे अभी पार्टी के प्रति वफादार हैं। इस समय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ सभी कर्नाटका में अपनी ताकत झोंके हुए हैं। उधर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सिद्धारमैया भी लगातार रैलियां कर रहे हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे भी कर्नाटका से आते हैं। वे भी इलेक्शन कैंपेन में लीड रोल निभा रहे हैं। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का सबसे ज्यादा समय लगभग 21 दिन कर्नाटका में बिताए थे। इस समय कांग्रेस और बीजेपी दोनों पुरजोर कोशिश कर रही है कि कर्नाटका की सत्ता उनके हाथ में आ जाए। वहीं जेडीएस वे चाह रही है कि मेजोरिटी ना तो कांग्रेस को मिले और ना ही बीजेपी को, ताकि वो किंग मेकर बन सके। आपको क्या लगता है दोस्तों, कर्नाटका में जीत किसकी होगी, बीजेपी की या कांग्रेस की? आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही किसी दूसरे वीडियो